हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग गणित कक्षा 10वीं का जो वायरल पेपर है जो बोर्ड द्वारा रिलीज किया गया उसे पूरा का पूरा हल किया जाएगा, चाहे वो खंड ब का हो चाहे या फिर खंड अ का हो। यानी एमसीक्यू के साथ साथ जितने भी प्रश्न हैं 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले या फिर 6 नंबर वाले, उसको पूरा का पूरा हल किया जाएगा। और इसीलिए ये जो वीडियो है कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 घंटे का जो पेपर है उसे हम लोग 1 से 1.5 घंटे में कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 90% चांसेस है आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए, क्योंकि ये खुद 2022 और 23 में ये जो दिया गया 21 फरवरी वाला पेपर है, और इसी के आधार पर 21 फरवरी का पेपर आएगा, ये श्योर है। और ये अगर कवर कर लेते हैं, इसे पूरा देख लेते हैं, तो 90% चांसेस है कि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में फंस सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं आपके अपने बोर्ड एग्जाम में, और कैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस को हल किया जाएगा, और कैसे खंड ब के सभी प्रश्नों को हल किया जाएगा। 2 नंबर हो या फिर 4 नंबर हो, किस तरीके से करेंगे, तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और इसे पढ़ने के बाद फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर खंड अ में 20 अंक में 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, जिनके उत्तर ओएमआर शीट पर देने हैं। आपको अलग से ओएमआर शीट दिया जाएगा, उसमें आपको उत्तर देना होगा। उसमें कोई पूरी तरीके से आंसर लिखना नहीं होगा, बस गोला भर देना होगा। उसका आंसर जो आएगा उसे बस गोला भर करके उसे जमा कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर ओएमआर पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं जा सकते, और इरेजर का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। एक बार जो 4 ऑप्शन दिए होंगे और चारों में से केवल 1 भर दिए, उसके बाद अब सोच रहे हैं कि वो गलत है, दूसरा भर दें, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा खंड ब में 50 अंक वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पर इस खंड में कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं खंड ब में। और यहाँ पर देखिए, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। और ये भी आपको ध्यान देना है, कहीं-कहीं 5 प्रश्न दिए जाएँगे, उसमें से कह दिया जाएगा कि 4 करना है। किसी में 6 दिया जाएगा, उसमें से कह दिया जाएगा 5 करना है। तो चलिए पहले देख लेते हैं उसे। तो आइए खंड अ को पहले हल करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर दिया गया, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। ये 1 नंबर में यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, अशांत दिया गया और ये शांत दिया गया। उसके बाद ये तीसरा जो ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है उपर्युक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें से क्या होगा। तो देखिए, पढ़िए फिर इस प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पर एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। अशांत, शांत, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शांत, जो होगा एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर दूसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। यहाँ पर बताना है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सदैव ही अपरिमेय संख्या होगा, यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया है कि रेखाएं, यहाँ पर दिया गया रेखाओं x इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। यहाँ पर बताना है, तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए, हमने पहले ही हल कर दिया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने पूरी तरीके से हल करके पहले ही रखा हुआ है। इसको थोड़ा जूम इन कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 12 यहाँ पर दिया गया, समीकरण दिया गया है। और यहाँ पर x इक्वल टू 0 दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। x बराबर 0, 2x प्लस 3y बराबर 12, ये समीकरण है। और x बराबर जब हम लोग 0 रखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, 0 रखने पर प्लस 3y बराबर 12, 0 प्लस 3y बराबर 12 हो जाएगा। और 0 यहाँ पर है, और यहाँ पर देखिए 3y बराबर 12 और y बराबर 12/3। जब इसे कटाएंगे तो 3 चौके 12 यानी 4 बार कटेगा। y बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर क्या होता है, तो प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है वो x, y यानी 0, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, 0, 4। देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर दिया गया है 0, 4, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर दिया गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष फल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो देखिए इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर जल्दी से करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले ही कर लिया है, आप तो देख सकते हैं। एचसीएफ यहाँ पर निकालेंगे, 70 में से 5 को घटा देंगे, क्योंकि ये पूछा प्रश्न है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्या बचना चाहिए, 5 और 8 बचना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 70 में से 5 को घटा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। 70 में से 5 को घटा दिया है, फिर उसके बाद 125 में से 8 को भी घटा दिए, क्योंकि 8 भी बचना चाहिए। तो एचसीएफ निकाल देंगे। 65 और 117 का जो एचसीएफ निकालेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं 65 का मैंने निकाल दिया, 5 से जाएगा 13, 13 बार में 13 से 13 कने 13, ये हो जाएगा, कट जाएगा। उसी तरीके से 117 यहाँ पर दिया गया, 3 3 के 9 और यहाँ पर 3 और 27, फिर उसके बाद 13 3 39 और 13 कने 13,
अब देखिए एचसीएफ निकालने का मतलब क्या है, जो कि अगर कॉमन हो इसके गुणनखंड में तो इसे ही एचसीएफ माना जाता है। जो भी कॉमन हो, उसे यहाँ पर लिख करके एचसीएफ मान लिया जाता है। तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा 13, ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर 1। चलिए इसके बाद हम लोग 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर यहाँ पर दिया गया है कि समीकरण 2x प्लस ए वाई बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7, यहाँ पर 7 दिया गया है, का कोई भी हल नहीं है यदि ए का मान होगा। यदि ए का मान होगा तो कोई भी हल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या ए का मान होना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए प्रश्न थोड़ा बढ़िया से पढ़िए। 2x प्लस ए वाई बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होता है? तो देखिए यहाँ पर जो समीकरण है उसे मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। 2x प्लस ए वाई बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7। इस तरीके से मैंने समीकरण लिख दिया है। और उसके बाद यहाँ पर a1 अपन में a2 इज इक्वल टू b1 अपन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपन में c2 होता है। क्योंकि अगर समीकरण का कोई हल नहीं होगा इन दोनों का, तो ये कंडीशन लगता है। तो देखिए a1 क्या है यहाँ पर 2 है, a2 क्या है यहाँ पर 3 है, तो मैंने 2/3 लिख दिया। b1 क्या है यहाँ पर a है, b2 क्या है -5 है, a/-5 लिख दिया। और यहाँ पर देखिए c1 क्या है यहाँ पर 1 है, 1 लिख दिया। c2 क्या है यहाँ पर 7 है, तो 7 लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए इसको तो यहाँ पर बराबर नहीं है, तो इससे लेकर के हम लोग हल नहीं कर सकते हैं, इधर वाले को लेकर के हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 2/3 बराबर a/-5, और 5 को इधर से गुणा करेंगे तो 5 दूनी के 10 -10/3, तो ए का मान आ जाएगा -10/3। तो देखिए कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर ऑप्शन में से क्या करेक्ट हो जाएगा? -10/3 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर छठा नंबर देखते हैं। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया गया है, के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन सही है। तो चलिए पहले यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया गया है, और किस बारे में बात करना है? तो दिए गए समीकरण का विविधकरण शून्य से कम है। यहाँ पर समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो पहले विविधकर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर विविधकर जब निकालेंगे आप लोग, देखिए समीकरण यहाँ पर दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, और विविधकर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर b स्क्वायर मतलब यहाँ पर दिया गया है -4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर b ये है, देखिए यहाँ पर इसको a कहा जाता है, ये हो गया b और ये हो गया c। b का यहाँ पर हो जाएगा -4 का 16, और यहाँ पर देखिए 4a का बराबर यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ पर c का मतलब 3 हो गया, 4 दूनी का 8, 8 के 24, 16 में से 24 जाएगा तो -8 होगा। -8 होगा, यहाँ पर देखिए -8 का मतलब क्या? ये कोई वास्तविक संख्या नहीं है, याद रखिए कोई वास्तविक संख्या नहीं है, और शून्य से कम है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया है? यहाँ पर लिखिए दिए गए समीकरण का विविधकर जो है वो शून्य से कम है, और समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब कि ए और बी दोनों सही हैं। उसके बाद तीसरा देखिए, समीकरण का विविधकर शून्य है, ये गलत है। समीकरण के मूल वास्तविक है, ये वास्तविक तो है ही नहीं, ये मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो देखिए ऑप्शन क्या दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए और बी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 1 वाला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर 7वां नंबर दिया गया है कि ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए 0,3, ओ 0,3, बी 5,0 ये निर्देशांक दिए गए हैं। इसका विकर्ण है, यहाँ पर विकर्ण बताना है, डायगोनल बताना है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने हल किया है आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने हल किया है 7वां नंबर का, ये हो गया आपका आयत हो गया 0,3, 0,3 और 5,0 यहाँ पर दिया गया है, निर्देशांक बिंदु यहाँ पर दिया गया है। इसको हम लोग x1 और y1 मान लेते हैं, इसको x2 और y2 मान लेते हैं। फिर उसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकलता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फॉर्मूला होता है ए बी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, यानी यहाँ पर अंडर रूट में हो जाएगा कड़ी में। तो इसका यहाँ पर x1 बराबर, देखिए x1 बराबर 0 है, मैंने 0 रख दिया। x2 बराबर यहाँ पर क्या है 5 है, मैंने 5 रख दिया। उसी तरीके से y1 बराबर यहाँ पर 3 है, और y2 बराबर यहाँ पर 0 है, इसलिए यहाँ पर 3 माइनस 0 रख दिया। तो -5 का होल स्क्वायर यानी 25, 3 का होल स्क्वायर यानी 9। 25 में 9 जब जोड़ेंगे तो 34 आएगा, तो अंडर रूट में 34 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट में 34, यहाँ पर थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 8वां नंबर दिया गया है। 8वां नंबर दिया गया है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है, यानी एक जीरो दिया गया है, यहाँ पर मूल दिया गया है जीरो जिसको कहा जाता है
मूल दिया गया है 1/2, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी इस तरीके का प्रश्न होता है, पहले हम लोग समीकरण लिखते हैं। यहाँ पर हमने समीकरण लिख दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0 और मूल दिया गया 1/2 यानी एक्स बराबर 1/2 रख करके हम लोग यहाँ पर हल कर सकते हैं। एक्स बराबर 1/2 यानी 1/2 यहाँ पर रख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया और प्लस के है यहाँ पर और एक्स का मान 1/2 है तो 1/2 मैंने रख दिया। फिर उसके बाद माइनस 5/4 तो माइनस 5/4 बराबर 0। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1/2 का हो जाएगा 1/4 और यहाँ पर देखिए के से मल्टीप्लाई होगा तो k/2 और इक्वल टू माइनस 5/4 है तो इधर जाएगा बराबर के इस साइड तो ये प्लस में हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर k/2 को इसी साइड में रखते हैं और बराबर के चिन्ह को इधर ला देते हैं, यहाँ पर बराबर से इधर ला देते हैं 1/4 को, तो 5/4 माइनस 1/4 तो यहाँ पर 4 एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 1/4 तो ये आ जाएगा 4/4। जब 5 में से एक जगह तो 4 होगा 4/4 यानी 1 यानी k/2 का क्या मान आ गया 1 आ गया। जब k/2 का मान 1 आ गया तो k बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा तो k बराबर 2 यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए k बराबर 2 आ रहा है ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 9वां नंबर देखते हैं। 9 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप होते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया इसमें से बताना है। यदि इनके संगत कोण बराबर हों, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी समानुपाती में होती हैं, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, यानी दो त्रिभुज अगर समरूप होती हैं तो इसके जो संगत कोण होती हैं वो बराबर होते हैं और इनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। उसके बाद यहाँ पर 10वां नंबर देखते हैं। यदि एक समकोण ट्रायंगल ABC में एंगल C बराबर 90 दिया गया है, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की माप है। मध्यिका निकालना है यहाँ पर, तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे प्रश्न कहा है वैसे वैसे मैंने बना दिया है। यहाँ पर वो देख सकते हैं ABC यहाँ पर समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनाए हैं और C जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, AC बराबर 3 सेंटीमीटर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर AC बराबर मैंने 3 सेंटीमीटर ले लिया और BC बराबर 4 सेंटीमीटर लेना है, 4 सेंटीमीटर ले लिया। तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की माप क्या है? तो यहाँ पर C से जाने वाली जो मध्यिका होगी यानी इसका जो सेंटर वाला होगा यहाँ पर मध्यिका, उसका यहाँ पर बताना है मध्यिका की माप क्या है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर AB बराबर क्या निकलेगा? AB निकालना हो तो पहले निकालते हैं AB। AB बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे यहाँ पर तो ये AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ पर फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। AB का यहाँ पर स्क्वायर बराबर होता है AC का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। यहाँ पर BC का स्क्वायर लिख देते हैं और यही स्क्वायर जो है वो अंडर रूट में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 के 9 चौचौ को 16 और 9 और 16 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 25 AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो माध्यिका का माप निकालेंगे तो माध्यिका का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/2 यानी आधा होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए माध्यिका का माप क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, तो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला। उसके बाद 11 नंबर दिया गया है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। अब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है, तो यहाँ पर दिया गया विकर्ण यानी डायगोनल की लंबाई दिया गया है और अब हमें भुजा की लंबाई बताना है। तो चलिए इस साइड यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो जैसे जैसे यहाँ पर दिया गया मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देख लीजिए यहाँ पर समचतुर्भुज दिया गया है और इसका मैंने मान लिया है ए जो है वो साइड है, यहाँ पर भुजा क्या है ए है और जो विकर्ण दिया गया है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दिया गया और बड़ा वाला 16 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं एक प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है यहाँ पर रोम्बस का यानी समचतुर्भुज का, यहाँ पर प्रॉपर्टी होता है कि ये 90 डिग्री पर काटता है। इसकी जो विकर्ण होती हैं वो आपस में 90 डिग्री पर ही काटती हैं और जो काटती हैं तो ये बराबर बराबर भागों में बांट देती हैं। देख लीजिए यहाँ पर बराबर बराबर भागों में बांट देती है, तो ये पूरा का पूरा 16 है तो इतना दूरी 8 हो जाएगा और ये देखिए ये पूरा का पूरा कितना है 12 है, इतना दूरी क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 और 8 हो गया और ये 90 डिग्री बना रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा a बराबर अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और यहाँ पर देखिए 6 का 36 8 8 64 और ये जो जोड़ेंगे तो इसका 100 हो जाएगा और 100 का जब हम तो निकालेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट तो यहाँ पर 10 हो जाएगा यानी ए बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर भुजा का यहाँ पर दिया गया है
10 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भुजा दिया गया, भुजा 4:9 में है और त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एरिया का अनुपात निकालना है, भुजा का अनुपात दिया गया और एरिया का अनुपात निकालना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर पहले ही निकाल लिए हमने, और यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जब भी कोई इस तरीके से प्रश्न पूछे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर ट्रिंगल दिया हो, दो त्रिभुज दिया गया हो और अगर साइड दिए हो, साइड का अनुपात दिया हो, तो साइड के अनुपात का जब वर्ग कर देंगे तो वो क्षेत्रफल के अनुपात का बराबर हो जाएगा। यानी देखिए साइड दिया गया ए और बी, ए स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रिंगल डी ई एफ। ये सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है। भुजा दिया गया है 4, एक त्रिभुज का भुजा दिया गया 4 और दूसरा त्रिभुज का दिया गया 9। तो 4 का होल स्क्वायर और 9 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 16/81 ये आ जाएगा 16/81, यानी 16:81। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 16:81, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 दिया है और 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटा में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का बराबर पूछा है, तो इसका मान निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही निकाल लिया ताकि आपके समय की बचत हो। और यहाँ पर देखिए 4 tan थीटा बराबर 3 दिया गया है, tan थीटा बराबर 3/4 है और हमें निकालना 4 sin थीटा माइनस cos थीटा और 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर हल किया है। तो सबसे पहले ऊपर में भी cos थीटा से भाग दे देंगे, यानी ये पूरा जो है यहाँ पर इसमें हम लोग cos थीटा से भाग दे दिए हैं। उसके बाद नीचे भी दिया गया है, उसमें भी हम लोग क्या किए हैं, cos थीटा से भाग दिया है, क्योंकि ऊपर अगर cos थीटा से भाग देंगे तो नीचे भी cos थीटा से भाग देना होगा ताकि बैलेंस रहे। तो यहाँ पर देखिए cos थीटा से भाग दिए हैं, इसको अलग अलग तोड़ देंगे, एक बार इसको दे देंगे और एक बार इसको दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया cos थीटा sin थीटा और कट गया, यहाँ पर ये वाला cos थीटा कट गया। और नीचे देखिए उसी तरीके से नीचे में भी हम हो गया, नीचे sin थीटा बाई cos थीटा और cos थीटा यहाँ पर कट गया। अब देखिए sin थीटा बटा में cos थीटा होता है tan थीटा, ये आपको याद रखना है। sin थीटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो 4 tan थीटा और ये कटेगा तो 1 बचेगा यानी -1। अब देखिए यहाँ पर भी 4 tan थीटा हो जाएगा और ये कटेगा तो 1 बचेगा, तो 4 tan थीटा प्लस 1, tan थीटा का मान दिया गया है 3/4, तो 3/4 यहाँ पर रख दिया -1। अब देखिए यहाँ पर 4 3/4 यहाँ पर भी हो गया +1। अब हम इसको कटा देंगे, 4 में 4 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, ऊपर बचेगा, ऊपर बचेगा क्या बचेगा 3 - 1 और 3 + 1, तो 3 - 1 बराबर 2 और 3 + 1 बराबर 4, तो इसको कटा देंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आंसर आया है कि नहीं। 1/2, 1/2 यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं, तो 1/2 यहाँ पर दिया गया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर 14 नंबर। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर दिया गया है sin 75 बटा में cos 15 डिग्री का मान यहाँ पर बताना है, तो इसका कैसे निकलेगा। तो चलिए मैंने पहले उसको भी हल कर दिया है। देखिए यहाँ पर sin 75 और cos 15 यहाँ पर दिया गया है, तो sin 75 को मैंने बदल दिया sin 90 - 15, ये 75 डिग्री क्या कर सकते हैं, 90 - 15 डिग्री। sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो थीटा की जगह पे यहाँ पर 15 दिया गया है तो cos 15 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर cos 15 हो गया। और यहाँ पर देखिए cos 15 नीचे दिया गया है, cos 15 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पर 1 दिया गया है, इक्वल टू 1 दिया गया, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर 15 नंबर दिया गया। 15 नंबर क्या दिया गया है यहाँ पर, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर हो, यहाँ पर वृत्त दिया गया सर्किल, इसका परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। तो चलिए वृत्त का परिमाप का वर्ग बताना है, यहाँ पर पहले देख लेते हैं। वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग के परिमाप के बराबर दिया गया है, तो मैंने लिख दिया वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग के परिमाप। वृत्त का परिमाप होता है 2πr, वर्ग के परिमाप होता है 4a, तो 2πr बटा में 4 हो जाएगा, ए को इधर ही रखेंगे। देखिए यहाँ पर πr बटा में 2, यहाँ 2 से 2 दूनी के 4 कट जाएगा, πr बटा में 2 इक्वल टू a, ए का मान यहाँ पर निकल गया। अब देखिए क्षेत्रफल का यहाँ पर अनुपात निकालना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो वृत्त का अनुपात हो जाएगा πr² और वर्ग का अनुपात हो जाएगा a²। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे a² का मान रखेंगे, यहाँ पर a का मान रखेंगे πr बटा में 2, a का मान तो πr बटा 2, यहाँ से समीकरण 1 ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा a का मान πr बटा में 2 और स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए πa² और r² बटा में 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4। अब देखिए πr² यहाँ पर दिया गया तो पाई से 1 पाई कट गया,
आर स्क्वायर से एक स्क्वायर आर स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा आप 4, यहाँ पर केवल 4 बचेगा। देखिए मैंने कटा दिया यहाँ पर पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यहाँ पर 4 और बटा में पाई बच गया। तो 4 बटा में पाई, पाई का मान मैंने 22 बटा में 7 रख दिया, तो 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे। तो 4 यहाँ पर कटाएंगे तो 2 दूनी का 4 और 11 ये कटेगा, तो 7 बटा में 11 इधर है और गुणे ऊपर 2 है, तो 7 दूनी का 14, 14 बटा में 11। इस तरीके से हम आंसर आ जाएगा। तो 14:11 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में दिया गया यहाँ पर 14:11, यहाँ पर दिया गया 14:11, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 16 नंबर यहाँ पर पढ़ते हैं। दो गोलों की आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। चलिए पहले आयतनों का अनुपात देख लेते हैं। आयतों का अनुपात जो होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। दो अगर दिया गया गोला दिया गया है, दो गोलम, तो उसका आयत होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो दो गोला है यानी एक बड़ा और छोटा मैंने ले लिया, बड़ा आर ले लिया, एक छोटा आर ले लिया। तो 4/3 पाई आर क्यूब और बटा में 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर 64 बटा में 27, इसका रेशियो दिया गया, देख लीजिए यहाँ पर कहा है 64:27। तो ये हो जाएगा 4/3, यहाँ पर 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा आर क्यूब बटा में स्मॉल आर क्यूब, यहाँ पर 64 बटा में 27। अब ये पूरा का पूरा पावर 3 हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो कड़ी में यहाँ पर 3 पावर हो जाएगा यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64, यहाँ पर 4 आ जाएगा और 27 का हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर क्यूब रूट हो जाएगा 3। अब ये 4 बटा में 3 आ गया, आर और आर का यहाँ पर रेशियो। यहाँ पर देखिए अब निकालने के लिए कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, 4πr² होता है, ये आपको याद रखना है। 4πr² होता है गोला का, तो मैंने यहाँ पर गोला का 4πr² लिख दिया है, बटा में 4π दूसरे वाले का यहाँ पर क्षेत्रफल लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए r² बटा में r² होगा, क्योंकि ये जो 4π होगा वो 4π कट जाएगा, r बटा में r हो जाएगा, यहाँ पर r² बड़ा r² बटा में छोटा r²। तो r बटा में r का मान यहाँ पर दिया गया 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 बटा में 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 17 नंबर देखते हैं। पहले ऑप्शन मिला लेते हैं, यहाँ पर 16:9 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर 16:9 यहाँ पर मैंने आंसर लाया है, तो 16:9 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 17 नंबर। तो देखिए अब हम लोग 17 नंबर यहाँ पर हल करते हैं। 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। यहाँ पर समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य धनात्मक विषम संख्याओं का निकालना है। तो देखिए 1 से 10 तक कौन होंगे, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर उसके बाद 7 हो गया, फिर उसके बाद 9 हो गया। और टोटल संख्या कितनी है ये देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 से हम लोग भाग दे देंगे। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 25/5 यानी 5 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करके कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 5वां नंबर, चौथा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर दिया गया है कि माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तोरण, तोरण से प्राप्त किया जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर 19 नंबर दिया गया कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला होता है माध्य बहुलक और माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने पहले ही कर दिया है। तो मोड बराबर इंग्लिश में अगर देखें तो मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। बहुलक दिया गया 45, 3 माध्य का माइनस 2 गुणे 27, 27 दूनी का 54 और 45 यहाँ पर बहुलक दिया गया, 3 माध्य का हमें माध्यिका निकालना है। तो 54 को -54 को हमने उधर भेज दिया, यानी 45 + 54 बराबर 99, और माध्यिका यहाँ पर 3 से गुणा है, तो 3 आ जाएगा नीचे, 99 के नीचे आ जाएगा, तो 3 99 बटा में 3 का क्या हो जाएगा, तितरी के 9, तितरी के 9, यहाँ पर 33, माध्यिका आ जाएगी 33। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 33, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वीडियो का यहाँ पर जो MCQ क्वेश्चन का यहाँ पर लास्ट प्रश्न है, उसके बाद हम लोग खंड ब को देखेंगे। यहाँ पर 20 नंबर दिया गया है कि वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। तो ये क्या कहलाता है, माध्यक होता है। ये माध्यक आपको याद रखना है। माध्यक का आगे सूत्र भी यहाँ पर मिलेगा इसी वीडियो में। यहाँ पर प्रश्न है माध्यक से संबंधित, उसको भी हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने 20 MCQ क्वेश्चंस कर लिए। अब हम लोग खंड ब करेंगे, और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इसको शेयर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसको खूब से खूब शेयर कीजिए उन लोगों के पास जिनका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। चलिए अब खंड ब के सभी प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न हैं।
और मैं आपको बता दूं यहाँ पर दिया गया है 3 3 6 प्रश्न हैं। टोटल 12 नंबर के यहाँ पर प्रश्न है खंड ब के प्रश्न संख्या 1 में। तो आइए अब हम लोग खंड ब के सभी प्रश्नों को हल करते हैं। खंड ब में यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया और पहला का क दिया गया है। इसको सभी करना है, 6 प्रश्न है और 6 प्रश्नों को यहाँ पर करना है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। यह कथन सत्य है या असत्य है, कारण बताइए। यहाँ पर सत्य या असत्य है, इसका कारण भी बताना है, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा। ये इतना याद रखिए, सत्य बता देंगे तो सत्य के लिए 1 नंबर मिलेगा और कारण नहीं बताए तो उसके लिए 1 नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पर सत्य है, तो चलिए अब इसको हम लोग साबित करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर मैंने किया है खंड ब में पहला यहाँ पर सत्य है, तो सत्य मैंने लिख लिया। और कैसे लिखना ये भी याद रखिए, इसी तरीके से लिखते जाना है। माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x-1 और x है, ये याद रखना है, x-1 और x दिया गया है। अतः दोनों पूर्णांकों का गुणनफल x-1 गुणे x, दो पूर्णांक दिए गए तो इनको गुणनफल क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो x का x स्क्वायर और इसी तरीके से x-1 यानी माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ गया, गुणनफल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर x बराबर जब 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 0, 0 बटा में 2 यानी 0, यानी 2 से क्या हो जाएगा, विभाज्य है। ये आपको याद रखना है। जब x बराबर हम लोग 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर का मतलब 4, 4 में से 2 जाएगा 2, और जब इसको 2 से विभाजित करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, ये भी विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अब देखिए जब 3 रखेंगे हम तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 यानी 3 का 9, 9 में से 3 जाएगा 6, तो 6 बटा में 2 का मतलब 3, ये भी कट जा रहा है। देखिए तो 2 से कट ही जा रहा है, चाहे कुछ भी आप रखते जाइए। एक्स का मान 1 2 3 4 धनात्मक पूर्णांक रखना, याद रखिएगा, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, तो सब 2 से कटेगा। इसका मतलब कि ये सत्य है। और ये लास्ट में लिख देंगे कि अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य होता है। ये आपका 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर ख नंबर, यदि cot थीटा बराबर 7 बटा में 8 दिया गया है तो 1 प्लस साइन थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कास थीटा गुणे 1 माइनस कास थीटा का मान निकालिए। चलिए इसका भी 2 नंबर आपको मिल जाएगा, तो बहुत आसान है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर ख का उत्तर दिया गया है काट थीटा बराबर 7 बटा में 8। यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, दिया है। और यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कास थीटा माइनस 1 माइनस कास थीटा का निकालना है। हमें इसे क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक सूत्र लगाया, यहाँ पर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दिया गया है। तो जब इस तरीके से दिया होता है तो इसका जो गुणा करेंगे तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। तो वही सूत्र यहाँ पर लगाएंगे। वैसे इसको लिखना नहीं है, फार्मूला को नहीं लिखना है, बस इसके बाद ये लिख देना है। तो ये जब लगाएंगे तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर का होता है फार्मूला, यहाँ पर देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कास स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब कहेंगे कि ये कहाँ से आया, तो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, और जब कास स्क्वायर थीटा निकालना होता है तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो कास थीटा बटा में साइन थीटा लिख देंगे और स्क्वायर को बाहर रखेंगे। कास थीटा बटा साइन थीटा का मान यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 7 बटा में 8। तो यहाँ पर ऐसे पहले तोड़ लेते हैं, कास थीटा बटा में साइन थीटा 7 बटा में 8, इसको हम लोग इस तरीके से तोड़ लेते हैं। तो कास थीटा बटा में साइन थीटा का मान कितना आ गया, 7 बटा में 8। तो 7 बटा में 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो 67 को 49 और 8 64, तो 49 बटा में 64, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ख का उत्तर हो गया। उसके बाद हम लोग ग का उत्तर देखेंगे। तो ग का यहाँ पर दिया गया है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में, उसके बाद देख लेते हैं, बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात करना, ये आपको याद रखना है। तो चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको भी हल कर लिया है। तो यहाँ पर पूछा गया जैसे जैसे वैसे वैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। लिखना कैसे, पहले ये आप देख लीजिए। दिया क्या है, शंक्वाकार बर्तन का व्यास 10 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 बटा में 2 यानी 5 सेंटीमीटर।
इसी तरीके से शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई दिया गया 24 सेंटीमीटर, तो H1 इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे, H1 बराबर 24 सेंटीमीटर। अब देखिए बेलनाकार बर्तन में जब डालेंगे पानी को, तो बेलनाकार बर्तन का व्यास जो दिया गया है वो 20 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसकी त्रिज्या निकल के आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, 20 बटा में 2 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई H2 का यहाँ पर निकालना है, ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए जैसे जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि शंक्वाकार से लेकर के बेलनाकार बर्तन में डाला गया, तो इसका जो आयतन होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्नानुसार शंक्वाकार बर्तन में पानी का आयतन जो होगा वो बेलनाकार बर्तन के आयतन के बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पर शंक्वाकार का जो बर्तन का आयतन होगा वो इस तरीके से फॉर्मूला में होगा। शंक्वाकार का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस H1, और बराबर में बेलनाकार बर्तन का आयतन हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर H2, क्योंकि हमने इसके लिए R2 माना है और H का हाइट जो माना है वो H2 माना है। शंक्वाकार के लिए R1 माना है और हाइट जो माना है H1 माना है। चलिए अब हम लोग रखते हैं, यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, पाई से पाई हम लोग यहाँ पर हटा देंगे, और 1/3 दिया, 3 को इधर गुणा कर देंगे, ये गुणा हो गया इसमें 3R2 का स्क्वायर और H2, यहाँ पर R1 का स्क्वायर H1। अब देखिए R1 का मान यहाँ पर दिया गया है 5 दिया गया है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इधर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर R1 आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 दिया गया है, और यहाँ पर R2 जो दिया गया है वो 10 दिया गया है, तो R1 5 और R2 10, और H1 जो दिया गया वो 24 दिया गया है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर फिर से, यहाँ पर आ जाते हैं, और R1 का मान यहाँ पर दिया गया है 5, तो 5 गुणे 5 क्योंकि स्क्वायर है, तो 5 गुणे 5, और H1 दिया गया 24, और 3R2 का स्क्वायर, R2 दिया गया 10 गुणे 10, H2 यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 24, यहाँ पर मैंने उतार दिया, और ये सब के सब इधर भाग में आ जाएंगे, H2 का मान यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जब हम कटा देंगे 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, इस तरीके से कट जाएगा, 3/24 और 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8, इस तरीके से करके 2 आंसर आ जाएगा। H2 का मान क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 2 सेंटीमीटर होगा। अब हम लोग घ की तरफ देखते हैं। घ का यहाँ पर उत्तर दिया गया है, यहाँ पर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं प्रश्न क्या है। निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो चलिए समांतर माध्य हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पर घ का यहाँ पर उत्तर दिया गया, आप लोग देख सकते हैं, मैंने पहले ही यहाँ पर उतार दिया है। जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछे निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो पहले इस तरीके से पहले हमें टेबल बनाना होता है, वर्ग अंतराल, फिर मध्यमान यानी xi निकालना होता है, फिर fi निकालना होता है, फिर उसके बाद fi xi। वर्ग अंतराल 10 से 20 दिया गया है, 20 से 30 दिया गया है, 30 से 40, 40 50, 50 60, 60 70, इस तरीके से हमने लिख दिया। और यहाँ पर xi का मान यहाँ पर दिया गया है। xi यहाँ पर कैसे निकलेगा, तो देखिए xi जब भी इस तरीके से निकालते हैं तो 10 और 20 को जोड़ करके आधा कर देते हैं, तो 10 और 20 यानी 30 हो गया, और 30 का आधा 15। इसी तरीके से 20 30 50, 50 का आधा 25, 30 40 क्या हो जाएगा 70, 70 का आधा 35, 40 50 90, 90 का आधा 45, 50 60 का मतलब 6 5 11 110, 110 का आधा 55, 6 7 13 यानी 130 का आधा 65। ये इस तरीके से निकल जाएगा xi का मान। उसके बाद बारंबारता जो है वो fi जो दिया गया, आप लोग देख सकते हैं, बारंबारता fi दिया गया 2 7 12 15 8 और 6, तो मैंने वही उतार दिया। और जब इनको जब जोड़ेंगे तो उसको कहा जाता है सिग्मा fi, यानी यहाँ पर 50 आया है। अब देखिए यहाँ पर fi xi निकाले हैं, ये हो जाएगा fi xi का मतलब fi में गुणा होगा xi से, 15 दूनी का 30, 25 7 175, 35 में 12 से गुणा करेंगे तो 420, 45 में 15 से गुणा करेंगे तो 675, इस तरीके से गुणा करेंगे, और लास्ट में यहाँ पर सबको जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो 2130 आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2130 है। अब देखिए समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य होता है सिग्मा fi xi, यानी ये जो निकाले हैं आपने बटा में सिग्मा fi, इस तरीके से होता है सिग्मा fi xi बटा में सिग्मा fi, और सिग्मा fi xi दिया गया 2130 दिया गया है, और बटा में 50 50 का यहाँ पर कटेगा तो ये आंसर आ जाएगा 42.6। यही हमारा माध्य हो जाएगा, समांतर माध्य। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, का उत्तर हो गया। अब हम लोग अंग को देखते हैं। बिंदु यहाँ पर दिया गया -4,6, बिंदुओं a -6,10, यहाँ पर 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में -4,6 विभाजित करता है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसको भी 2 नंबर मिलेगा अगर आप लोगों ने कर दिए तो। यहाँ पर मैंने पहले से ही कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिखा है माना बिंदु रेखाखंड को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है। x1 का मान यहाँ पर -6 दिया गया, y1 10 दिया गया। देखिए यहाँ पर x1 इसको मानेंगे, जो AB रेखाखंड है उसका पहला वाला जो
पॉइंट होगा उसको हम लोग x1 y1 x2 y2, तो देखिए x1 का यहाँ पर -6, y1 10, x2 3, y2 -8 और x और y किसको मानेंगे? जो पॉइंट यहाँ पर विभाजित कर रही है -4,6, यहाँ पर -4,6 हो गया। अतः विभाजन की स्थिति में x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। ये सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है जब भी विभाजन की स्थिति होती है, कोई भी रेखाखंड को कोई बिंदु अगर विभाजित करती है, ये सूत्र होता है। देखिए यहाँ पर x का मान यहाँ पर -4 दिया गया है, -4 रख दिया। m1 और m2 यहाँ पर निकालना है, m1 ऐसे ही रखेगा और x2 का मान हो जाएगा 3, m2 ऐसे ही रहेगा, -6 हो जाएगा x1 का जगह पर और यहाँ पर हल करेंगे तो 3m1 यानी 3m1 हो जाएगा, -6m2 तो -6m2, इस तरीके से हो गया। देखिए m1 प्लस m2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा -4 में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा -4m1 प्लस m2। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे -4m1 -4m2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, या प्लस है यहाँ पर तो माइनस प्लस माइनस में बदल जाएगा। इसी तरीके से 3m1 6m2 ये हो जाएगा -4m1 -3m1। देखिए यहाँ पर m1 और m1 को एक साथ मैंने ला दिया, m1 इधर था इसको हमने इधर ला दिया -3m1, और m2 इधर था तो m2 को मैंने उधर लेके गया बराबर के उस साइड, -6m2 और 4m2। अब देखिए इसको हम लोग हल करेंगे, माइनस माइनस प्लस यानी 4 3 7m1, माइनस प्लस माइनस यानी घटाना है, 100 में से 4 जगह 2m2 और इसके साथ माइनस रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर m1 और m2 और m2 को एक बटा में रख दिया हमने, m1 बटा में m2 और -2 बटा में 7, ये नीचे आ जाएगा और ये m2 वाला इधर भी नीचे आ जाएगा। -2 बटा में 7 का मतलब 2 बटा में 7, m1 बटा में m2 क्या आ जाएगा 2 बटा में 7 यानी 2:7 में विभाजित करेगा, ये आपको आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 2:7 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर 4 नंबर यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। मैंने उसको भी हल कर लिया है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a, b और c संरेखी हैं। संरेखी का मतलब होता है कि क्षेत्रफल जो होगा वो 0 होगा। तो चलिए उसका हम लोग सूत्र यहाँ पर जानते हैं, पहले देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम में जैसे लिखना है वो यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे बिंदु जो भी दिया होता है उसे पहले हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर बिंदु जो दिया है, बिंदु ए 2,3 दिया है, बी दिया गया 4,k और सी दिया गया 6,-3 और संरेखी है। इस तरीके से हमने लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे कि अतः 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल 0 होगा। जब भी संरेखी होता है तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का यहाँ सूत्र है, ये आपको याद रखिएगा। जब भी निर्देशांक बिंदु दिए हों ये सूत्र होता है। अब एक एक करके हम लोग मान रखेंगे। देखिए यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। हमने इन सभी का मान यहाँ पर रख दिया, x1 का मान रख दिया। फिर उसी तरीके से यहाँ पर ये देखिए पहले 1/2 इधर 0 हो जाएगा, जब इधर गुणा होगा जा करके तो 0 हो जाएगा, तो बस बचेगा इतना, इतना का यहाँ पर मैंने रख दिया और मान रख करके 2k + 6 - 24 + 18 - 6k = 0, और यहाँ पर देखिए हल करने के बाद हमारा k बराबर 0 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे दिया गया प्रश्न संख्या 2। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 5 खंडों को हल करना, इसमें से 6 दिया गया और 6 भी मैंने कर दिया है, 6 का 6 मैंने हल कर दिया है। इसमें से आप लोग 5 कोई भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 4 नंबर का दिया गया है। यहाँ पर देखिए ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0 संगत है। यहाँ पर संगत बताना है, तो संगत का मतलब कम से कम एक जो होगा शून्य होना चाहिए, यानी 0 होना चाहिए, मूल होना चाहिए, यानी इसका x और y का जो मान निकलना चाहिए, हल होना चाहिए। संगत का मतलब होता है कम से कम एक हल होना चाहिए, तभी ये संगत होगा, नहीं तो असंगत हो जाएगा। यहाँ देखिए यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए, अगर संगत आता है तो ग्राफीय मेथड से हल करना है। तो चलिए मैंने कुछ हल किया, यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर दिया गया है कि दिया गया समीकरण, हाल में मैंने लिखा है कि दिया गया समीकरण 2x + y - 6 = 0, यहाँ पर पहला समीकरण हो जाएगा, और यहाँ पर 4x - 2y - 4 = 0 ये दूसरा समीकरण हो जाएगा।
अब देखिए संगत और असंगत के लिए जाँच करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम लोग ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो संगत असंगत के लिए जाँच 2/4 बराबर 1/-2। अब इसको हमने कहाँ से लिखा? तो देखिए यहाँ पर 2/4 और 1/-2, एक यहाँ पर y के पहले जो है यहाँ पर दिया गया है वो हम लोग 1 लेंगे और यहाँ पर -2 दिया है उससे हम लोग लेंगे और यहाँ पर देखिए 1/2 आएगा, जब इसे कटाएँगे तो 1/2 आ जाएगा और 1/2 कभी भी बराबर नहीं होता है -1/2 के। इसका मतलब ये हुआ A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 और ये होता है आपको संगत के लिए, यानी यूनिक वैल्यू निकलता है, एक अद्वितीय हल निकलता है। इसका मतलब कि संगत है, अतः ये प्रतिच्छेद करती हैं इसलिए संगत है। अब उसके बाद हम लोगों को ग्राफीय विधि से हल निकालना है, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में और उसके बाद यहाँ पर समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 दिया गया है 2x + y - 6 = 0, तो y को हम इधर ही रखेंगे और -6 को बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो +6 बन जाएगा। 2x को इधर ले जाएंगे इस साइड तो -2x बन जाएगा। तो y बराबर आ गया 6 - 2x। अब तालिका हम बनाएंगे x y का। तो x बराबर जब हम लोग 0 रखते हैं, देखिए 0 रखेंगे तो 2 गुणे 0 और 6 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 6 में से 0 जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो y बराबर 6 आएगा। यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर देखिए जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 6 आ जाएगा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 एक 2, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी 1 और 4 हो जाएगा। और जब x का मान यहाँ पर 2 रखेंगे तो y का मान भी 2 आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 2 दूनी के 4, 6 में से 4 जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से क्या दिया गया है, यहाँ पर 4x - 2y - 4 = 0 दिया गया है। अब हम क्या किए, इसमें से भी 2 कॉमन ले लिए, इसमें से भी 2 कॉमन ले लिए, इसमें से भी 2 कॉमन ले लिए और 2 इधर गुणा में है तो इधर किए, ये 0 हो जाएगा, भागा में है तो आखिर क्या आ जाएगा, 2 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा, जब भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 2x - y - 2 ये सिंप्लीफाई हमने कर दिया। अब देखिए y बराबर हमको निकालना है, तो y को ही हमने इधर भेज दिया, ये प्लस में आ गया y और जो बाकी बच रहा है इधर कर दिया। इसको हमने उल्टा-पुल्टा लिख दिया, मतलब इधर y कर दिया और इस सब को उठा करके इधर कर दिया। y बराबर 2x - 2, ये इस तरीके से लिख सकते हैं इस समीकरण को। अब हम इसको तालिका बनाएँगे। यहाँ पर x y का तालिका बनाएँ, जब x = 0 रखा तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर -2। जब x = 1 रखा तो y बराबर हो जाएगा 0 और जब x = 2 रखा तो 4 में से 2 जाएगा 2। इस तरीके से हमारा तालिका बन गया। अब देखिए यहाँ पर कैसे करना है, तालिका 1 और 2 के निर्देशांक बिंदुओं को ग्राफ पर स्थापित करने पर, तो ग्राफ पर हम लोग स्थापित करेंगे। आपको वहाँ पर ग्राफ मिलेगा, यहाँ पर मैंने बना दिया है अपने अनुसार। स्केल से बढ़िया से आप लोग बना सकते हैं, यहाँ से मैंने बनाया है बिना स्केल की सहायता से। तो देखिए यहाँ पर x और y यहाँ पर अक्षित मान लेंगे, ये हमारा 0 0 सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे-जैसे पॉइंट कहा है वैसे-वैसे हम लोग दर्शा देंगे। तो पहले हमारा पहला समीकरण को यहाँ पर दर्शाएँगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है पहला समीकरण और यहाँ पर 2x + y - 6 = 0 दिया गया। 0, 6 और 1 और 4 और 2 2 ये दर्शाना है। 0, 6 दर्शाएँगे। 0, 6 का मतलब 0 और ऊपर जाएँगे 6। उसके बाद 1 और 4 कहा है, तो एक्स एक्सिस पर 1 चलेंगे, उसके बाद वाई एक्सिस पर 4 चलेंगे, यहाँ पर मैंने दर्शा दिया। उसके बाद यहाँ पर चलने के लिए कहा है 2, 2, पहले 2 चलेंगे, फिर उसके बाद 2 चलेंगे। इस तरीके से हमारा 2 यहाँ पर 2 चल दिए। देखिए यहाँ पर 2 और 2 हो जाएगा और इसको हम लोग पूरा मिला लेंगे। अब इसके बाद दूसरे समीकरण को देखेंगे। दूसरा समीकरण का जो दिया गया है 0, -2, 1, 0, 2, 2। ये 0, -2 का मतलब एक्स एक्सिस पर 0 चलना है और -2 का मतलब वाई एक्सिस पर माइनस में चलना है। तो माइनस में 1 और माइनस में 2, यहाँ पर हो जाएगा ये बिंदु 0, -2। अब देखिए यहाँ पर 1, 0, एक्स एक्सिस पर 1 चलना है और वाई पर 0 चलना है, तो मतलब कहीं नहीं जाना है, यहीं पर रुक जाना है। 1, 0 यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा और इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया 2, 2, एक्स एक्सिस पर 2 चलेंगे, फिर वाई पर 2 चलेंगे। तो वाई पर 2 चला तो यहाँ पर आकर रुक गया, तो ये 2, 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या किए, ये तीनों पॉइंट को हमने मिला दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट हैं, दोनों लाइन हैं, वो एक ही बिंदु पर कट कर रहे हैं और यही हमारा हल होगा, अद्वितीय हल यही होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिख दिया है, अर्थात x बराबर 2 y बराबर 2 हल होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। x बराबर 2 y बराबर 2 यही हमारा हल निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ख नंबर को करते हैं। चलिए अब हम लोग ख प्रश्न को यहाँ पर हल करते हैं। ख में दिया गया कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्याओं का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है।
दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। माना कि छोटी संख्या y है और बड़ी संख्या x। मैंने x को बड़ी संख्या माना है, छोटी संख्या y को माना है। प्रश्न के अनुसार कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। देख लीजिए यहाँ पर कहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर यानी बड़े का स्क्वायर करेंगे, छोटे का स्क्वायर करेंगे, बड़ा और छोटा में यहाँ पर घटा देंगे। तो 180 दिया गया अंतर, इसको हमने मान लिया पहला समीकरण। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग जो है, छोटी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। बड़ी संख्या का 8 गुना है यानी एक्स का 8 गुना है, वाई स्क्वायर बराबर 8x। यहाँ पर दूसरा समीकरण हो गया, वाई स्क्वायर बराबर 8x को समीकरण 1 में रखने पर इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। जब 1 में रखेंगे तो देखिए इसके जगह पर 8x लिखा जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 180 को बराबर के इस साइड ले आएंगे तो माइनस 180 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 इसको कह देंगे, 18 माइनस 10 और यहाँ पर एक्स माइनस 180 ऐसे तोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट इसका तोड़ेंगे तो 18x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 10x, यहाँ पर माइनस 180। इसको फिर हम लोग तोड़ेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, पहले कॉमन लेंगे x माइनस 18। यहाँ पर भी x कॉमन लेंगे तो x बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर केवल x बचेगा एक, और यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो केवल 18 बचेगा, x माइनस 18। और यहाँ पर देखिए 10 कॉमन लेंगे, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 18 दहिया 180, यहाँ पर 18 बचेगा। x माइनस 18, x माइनस 18 इस पूरे में कॉमन है, x माइनस 18 ये बाहर ले लिया, फिर उसके बाद x प्लस 10 बाहर ले लिया। तो इस तरीके से हमारा 2 यहाँ पर मिल गया x का मान। तो x का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं, x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर 18। और यहाँ पर देखिए x प्लस 10 बराबर 0, x बराबर माइनस 10। हम लोग x बराबर माइनस 10 को नहीं लेंगे, x बराबर 18 को लेंगे। जब हम लोग x बराबर 18 को समीकरण 2 में रखेंगे यानी रखने पर y बराबर 8 गुणे 18, क्योंकि समीकरण 2 जो दिया गया है वाई स्क्वायर 8x दिया गया है, x की जगह पर 18 रखेंगे तो यहाँ पर हमने 18 रख दिया। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 गुणे 18 तो 144 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर y का मान अंडर रूट में यहाँ पर 144 हो जाएगा। यहाँ पर जब हम लोग निकालेंगे वर्गमूल यहाँ पर 12 आ जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा 12। तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 18, यानी बड़ी संख्या हो जाएगी 18, छोटी संख्या हो जाएगी 12। इस तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है चौथा, यहाँ पर ग नंबर दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। तो यहाँ पर इसको इस वाले को हम लोग अभी छोड़ते हैं, लास्ट में इसको हम लोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर रचना करना है, बनाना भी है और रचना भी यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पहले घ नंबर देख लेते हैं। घ नंबर को पहले हल कर दिया है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने बना दिया है जैसे जैसे कहा, यहाँ पर प्रश्न में कहा है कि दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। समतल भूमि पर खड़े हैं 11 मीटर का और एक 6 मीटर का, ठीक है, दो खंबा है। अब देखिए यदि उनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है, पाद बिंदु मतलब ये जो नीचे वाला बिंदु यहाँ पर दिया गया है, इसकी जो दूरी दी गई है 12 मीटर दी गई है, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऊपरी सिरा मतलब ये वाला दूरी, ये वाला दूरी हमको ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ पर नामकरण कर दिया है ABCD, ठीक है, इस तरीके से हमने नाम लिख दिया है और यहाँ पर E हो गया। अब देखिए जो प्रश्न में कहा है, जो प्रश्न में दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं अपने एग्जाम की, जब हम लोग लिखेंगे अपने पेपर लिखेंगे उसमें हम लोग दिया है पहले लिख लेंगे। AB बराबर 6 मीटर दिया गया है, CD बराबर 11 मीटर दिया है। इसी तरीके से हमें ज्ञात करना है उसे भी लिखना है, तो ज्ञात करना उसे भी हम लोग लिखते हैं। ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो बराबर AC और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए रचना क्या करना है कि A से CD पर लंब AE खींचे, A से CD पर लंब खींचेंगे यहाँ पर AE, ठीक है। अब लंब क्यों खींचे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए जब लंब खींचते हैं तो BD का जो ये बराबर हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये 12 मीटर हो जाएगा, ये 12 मीटर हो जाएगा, ठीक, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर, अतः AE बराबर 12 मीटर हो गया। जब लंब खींचेंगे तो AE बराबर क्या हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा।
और CD दिया गया है 11 मीटर। CD क्या है? 11 मीटर दिया गया है। तो CD का क्या होता है? CE प्लस ED। CE प्लस ED बराबर 11 मीटर। CE प्लस ED हमने तोड़ दिया है CD को। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरा CD ऊपर से नीचे तक, फिर CE प्लस ED इस तरीके से हमने तोड़ दिया। और ED का जो मान है यहाँ पर 6 मीटर के बराबर हो जाएगा। देख लीजिए, क्योंकि ये लंब यहाँ पर काटा गया है, यहाँ पर ये 6 मीटर के बराबर हो जाएगा। इस भवन के, इस खंबे के जो हाइट है वो बराबर हो जाएगा यहाँ पर। तो ED बराबर हो गया 6 मीटर। और यहाँ पर देखिए CE प्लस 6 मीटर बराबर 11 मीटर। CE का मान निकल जाएगा, 11 में से 6 जाएगा यहाँ पर 5 मीटर। तो CE बराबर 5 मीटर हो गया। अब ट्रेंगल AEC में, ट्रेंगल AEC में देखते हैं। AEC में हमें ये निकालना है, तो हमें 12 मीटर ये तो मालूम चल गया, और CE भी हमने निकाल दिया। तो CE यहाँ पर दिया गया 5 मीटर, ठीक है। तो अब हमारा ये वाला निकल जाएगा, AC निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो AC बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का होल अंडर रूट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया AC का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। AE का मान दिया है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 5 दिया गया, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, और इसको जब जोड़ेंगे तो 169, और AC का मान हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट में 169, और AC का मान आ जाएगा 13 मीटर। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। और अतः दोनों ऊपरी सिरों के बीच की दूरी AC बराबर 13 मीटर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, और यहाँ पर हम लोग अंग नंबर देखते हैं। किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। ऊंचाई यहाँ पर सर्वेक्षण किया गया है, हाइट मापा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया तालिका में कि 145 से कम जो लड़कियों की संख्या है वो 4 है, 145 से कम जो है वो 11 है, 150 से कम है 29, 155 से है 40, और 160 से कम जो लड़कियां हैं वो 46 हैं, और 165 से कम जितनी भी लड़कियां वो 51 है। यानी टोटल लड़कियां कितनी हैं? 51 है, जो कि 165 से कम है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पूछा गया है माध्यक ऊंचाई। माध्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए पहले माध्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, टेबल ऐसे बनाना होता है। वर्ग अंतराल दिया गया है 140 से कम, 140 से कम तो यहाँ पर 4 दिया गया है। देख लीजिए, ये संचयी बारंबारता है, ये जो दिया गया वो संचयी बारंबारता है, और हम लोग बारंबारता पहले निकालेंगे। संचयी बारंबारता में 4 दिया गया है, और 145 से कम 11 थे। तो 140 और 45 के बीच में कितना होंगे? 11 में से 4 जाएगा 7, तो यहाँ पर 7 मैंने लिख दिया। अब देखिए 145 से 150 के बीच में कितने होंगे? तो 29 में से घट जाएगा यहाँ पर 11, तो 18 होगा। मैं यहाँ पर घटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो बोला गया है ये 29, ये 150 से कम है। तो 150 का मतलब ये पूरा का पूरा आ जाएगा, और हमें निकालना है 145 और 150 के बीच में। तो 145 और 150 के बीच में जितनी लड़कियां हैं वो 18 हैं। 29 में से 11 घटा देंगे, 18 आ जाएगा। इसी तरीके से 40 में से 29 घटा देंगे, 11 आ जाएगा। और यहाँ पर 46 में से 40 घटा देंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा। 51 में से 46 घटा देंगे, 5 आ जाएगा। और इन सबको जोड़ने पर यहाँ पर n बराबर 51 आ जा रहा है, टोटल लड़कियों की संख्या। अब जो n बराबर 51 है, यहाँ पर दिया गया n बराबर 51, अतः n बटा में 2 हो जाएगा 25.5। इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए यह प्रेक्षण जो है किसमें आ रहा है, तो ये अंतराल जो वर्ग अंतराल आ रहा है 145 और माइनस 145 और 150 के बीच में आ रहा है। ये माइनस नहीं है, 145 और 150 के बीच में आता है, अतः यह माध्यक वर्ग है। तो हमें माध्यक वर्ग पहले निकालना होता है। तो माध्यक वर्ग हो गया हमारा 145 और 150, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी करें बारंबारता, यहाँ पर हिंदी में बारंबारता 18 हो जाएगा, ठीक है। और अब हमको यहाँ पर C निकालना है। C कैसे निकालते हैं, तो ये माध्यक वर्ग है, इसके पीछे वाला जो वर्ग है यानी ये वाला, इसके पहले वाला जो वर्ग है, इसके जो संचयी बारंबारता है वही हमारा C हो जाता है। C हो गया 11। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं L जो निकालेंगे 145 निकालेंगे, F 18 हो जाएगा, H 5 हो जाएगा। H का मतलब होता है हाइट, 145 और 50 का जो हाइट है वो 5 है, और C जो दिया गया है 11। अब हम लोग सूत्र होता है माध्यक का, माध्यक का सूत्र होता है L प्लस N बटा में 2 माइनस C बटा में F गुणे H। तो L दिया गया है 145, 145 मतलब ये लोवेस्ट वाला, यानी जो मध्यक वर्ग होगा उसका जो लोवेस्ट होगा वो 145 होगा, और अपर वाला यानी सबसे हाईएस्ट होगा वो 150 होगा। तो लोवेस्ट वाला लेते हैं L, तो L हो गया 145,
प्लस n/2 यहाँ पर निकाले हैं हम लोगों ने 25.5 यहाँ पर हो जाएगा। c निकाले हैं यहाँ पर 11 और यहाँ पर f है 18 और h का मान यहाँ पर 5 दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर हल करेंगे, इसका हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 72.5। ठीक, ये कटा-वटा करके सब कुछ 72.5 अब बटा में 18 145 प्लस और ये हमारा आ जाएगा 149.03। तो लड़कियों की जो माध्यमिक ऊंचाई है वो 149.03 है। ये हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा और इसमें हमारा 4 में 4 पूरा मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर दिया गया है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है, माध्यक दिया है 28.5, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। जबकि बारंबारताओं का योग 60 है, ये छोड़ दिया था, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। बारंबारता क्या दिया है, यहाँ पर 60 दिया गया है और x और y का मान निकालना है और माध्यक 28.5 दिया गया। तो इसको कैसे करेंगे? और ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। यहाँ पर च का यहाँ पर हल दिया गया है, मैंने यहाँ पर हल पूरी तरीके से कर दिया है। यहाँ पर पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे, संचयी बारंबारता लिखेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर तालिका बनाएंगे। 0 से 10 यहाँ पर वर्ग अंतराल हो जाएगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। यहाँ पर सोचेंगे ये कहाँ से लिखा मैंने, यहीं से मैंने लिखा है, यहाँ पर देख लीजिए ये वर्ग अंतराल दिया गया है आपके यहाँ पर क्वेश्चन में। तो जैसे जैसे दिया गया वैसे मैंने लिख दिया 5 x 20 15 y 5 और यहाँ पर टोटल दिया गया n बराबर 60। अब देखिए संचयी बारंबारता निकालेंगे, तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 5 में x जोड़ते हैं तो 5 प्लस x, यानी जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया गया है, बारंबारता दिया गया है, वो 5 उसमें आगे वाले को जोड़ देंगे, जो आगे लिखेंगे उसके आगे वाले जोड़ते रहेंगे 5 प्लस x। और इसी तरीके से इसमें हम लोग क्या करेंगे, 20 जोड़ देंगे, 5 प्लस x में 20 जोड़ेंगे तो 25 प्लस x, 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40 प्लस x और 40 प्लस x प्लस y ये हो जाएगा। और इसके लिए क्या होगा, 40 प्लस 5 45, 45 प्लस x प्लस y ये हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आ गया। ये सब के सब क्या है, 45 प्लस एक्स वाई जो है वो 60 के बराबर होगा, ये आपको याद रखना है। तो दिया क्या है पहले उसे लिख लेते हैं। दिया है माध्यक 28.5, n बराबर 60 दिया है तो n/2 हो जाएगा 30। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखना है 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 है। ठीक है, 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ पर 60 दिया गया है तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 15, क्योंकि 45 यहाँ पर घटेगा 60 में से 15 का समीकरण 1 मान लिए। उसके बाद यहाँ पर माध्यक दिया गया 28.5 और अतः इसका माध्यिक का वर्ग हो जाएगा 20-30, क्योंकि माध्यक जब आता है 28.5 तो इसका माध्यिक का वर्ग इसी में देखते हैं। पहले देखते हैं यहाँ पर संचयी बारंबारता में, यहाँ पर पहले देख लेते हैं संचयी बारंबारता यहाँ पर दिया गया 25 प्लस एक्स, तो 28.5 यहाँ पर माध्यक दिया गया है तो इसका जो माध्यक वर्ग हो जाएगा वो 20 और 30 ही होगा और एल हो जाएगा 20। ठीक है, और इसके पहले जो दिया गया उसका यहाँ पर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। ठीक है, ये 5 प्लस एक सी हो जाएगा, ये हमारा एल हो जाएगा 20 नंबर और उसके बाद ये माध्यिका वर्ग पूरा हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा एफ, ये आपको याद रखना है। तो देखिए वैसे वैसे मैंने ठीक से लिख दिया है, यहाँ पर एल बराबर 20, एफ बराबर 20, एच बराबर 10 और सी बराबर 5 प्लस एक्स। और इसी तरीके से माध्यिका बराबर हो जाएगा एल प्लस एन बटा में 2 माइनस सी पूरा बटा में एफ गुणे एच, ये सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है माध्यिका का। और यहाँ पर देखिए 28.5 रखेंगे माध्यिका का मान और यहाँ पर एल बराबर यहाँ पर 20 दिया गया है, एफ बराबर भी 20 दिया गया है, n/2 यहाँ पर 30 है, यहाँ पर हमने n का मान निकाला, यहाँ पर n/2 का 30 है और उसके बाद यहाँ पर c का दिया गया है 5 प्लस एक्स, यहाँ पर देख सकते हैं, और गुणे h, h का मतलब यहाँ पर 10 दिया गया है, जो हाइट दिया गया है 20 और 30 यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 28.5, उसके बाद यहाँ पर 20 और इसको हल करेंगे तो 25 माइनस एक्स बटा में 2 और इसको जब हल करेंगे यहाँ पर 28.5 40 और 25 हो जाएगा, 20 दूनी का 40 और 25 तो 65 माइनस एक्स और इधर गुणा करेंगे तो ये 57 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 57 आ गया, 65 माइनस एक्स और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स को इधर लाएंगे 57 को इधर लाएंगे, 57 आकर के यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 65 में 57 जाएगा 8 हो जाएगा। एक्स का मान यहाँ पर समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 दिया था एक्स प्लस वाई बराबर 15, एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पर 15 दिया गया था, तो एक्स का मान यहाँ पर 8 रखेंगे तो 8 प्लस वाई बराबर 15, वाई बराबर हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा 7, वाई का मान हो जाएगा 7, अतः एक्स बराबर 8 और वाई बराबर 7 होगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा एक्स और वाई का मान। उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 को भी मैंने हल कर लिया, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं।
निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। और यहाँ पर समीकरण दिया गया है, इसको रैखिक समीकरण में बदल करके उसको हल करना है। तो चलिए पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अथवा को भी करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने पहले ही कर दिया है समीकरण। जैसे जैसे लिखना है आपके बोर्ड एग्जाम में, वैसे वैसे मैं यहाँ पर लिखते गया हूँ। जो समीकरण दिया है पहले उस तरीके से लिख देंगे। 3/x+y+2/x-y बराबर 4, 15/x+y-5/x-y बराबर -2, इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि 1/x+y, यानी ये जो है यहाँ पर 10 को हटा देंगे इधर मल्टीप्लाई में, 1/x+y ए हो जाएगा और 1/x-y क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब ए और बी हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 में ए से गुणा होगा, यानी 1/x+y से गुणा होगा 10 में। तो ए 1/x+y का मान यहाँ पर ए दिया गया है, तो ये हो जाएगा 10a, 2b बराबर 4, 15a माइनस 5b बराबर -2। यहाँ पर भी वैसे ही हो जाएगा, सेम टू सेम वही अप्लाई होगा। तो इस तरीके से हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और में 5 से और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। आखिर में क्यों गुणा करेंगे पहले वो देख लीजिए। यहाँ पर 10, 2 और 4 दिया गया, यहाँ पर 15, 5 और 2 दिया गया। इसको हम लोग बराबर करने के लिए, इसका बी वाले का जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर गुणा दिया गया, उसको हम लोग बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा और 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 10 आ गया। तो अब हम लोग बराबर कर देंगे तो उस तरीके से हल करने में हमें आसानी होती है। और देखिए यहाँ पर जब हम लोग गुणा करते हैं तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 दहिया 50, 5 दूनी का 10 और 5 चौक का 20। तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा समीकरण। और जब हम दूसरा समीकरण में 2 से गुणा करेंगे तो 2 का 15 से गुणा करेंगे तो 30, 2 पचे 10 -10 और 2 दूनी के 4 -4, ये हो जाएगा तीसरा और चौथा समीकरण। ठीक, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, विलोपन विधि को यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं इसको हल करने के लिए। ए का मान निकालेंगे विलोपन विधि से, यहाँ पर कटा देंगे इसको और यहाँ पर ए का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे करता है। देखिए इसको यहाँ पर हमने विलोपन विधि के यहाँ पर हल किया है। विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर 50 से प्लस 10 भी बराबर 20, 30 से माइनस 10 भी बराबर -4। तो यहाँ पर ये वाला ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 50 और 30 80 हो जाएगा, 80 और 20 में से 4 जाएगा 16, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया गया है। ए बराबर हो जाएगा 16/80, 16 5 80, जब कटाएंगे तो 16 कटे 16 और 16 5 80, 1/5 कट जाएगा। ए बराबर 1/5, अतः ए 1/x+y बराबर 1/5। अब ये कहाँ से आया, तो ए को हमने माना था, पीछे याद करिए, ए को माना था 1/x+y, x+y यहाँ पर बराबर 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 यहाँ पर दिया, इसको पलटेंगे, x+y बराबर 5 होगा। इसको मान लेंगे हम लोग पांचवा समीकरण। ठीक है, तीसरा और चौथा समीकरण उधर तो मान लिए थे, ये पांचवा हो गया। अब देखिए ए बराबर 5 जो दिया गया है, 1/5, 1/5 दिया गया है, उसको हम समीकरण 1 में रख लेंगे। इसको रखने पर क्या हो जाएगा, 10 गुणे 1/5 प्लस 2b बराबर 4। समीकरण 1 जो दिया गया पहले देख सकते हैं, इसके पीछे यहाँ पर ए का मान रखेंगे 1/5 और यहाँ पर हो जाएगा 10 1/5 प्लस 2b बराबर 4। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर कटेगा तो यहाँ पर 5 से 2 बार में कट जाएगा, तो यानी 2 प्लस 2b बराबर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 2b बराबर, ये 4 में से यहाँ पर 2 जाएगा इधर, तो 2 बचेगा, 2b बराबर 2 यानी b बराबर 1। तो हमें क्या करना है, b को हमने माना था 1/x-1, x-y माना था, 1/x-y माना था। तो b बराबर यहाँ पर 1 है, तो 1/x-y बराबर 1 हो जाएगा। x-y बराबर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसको हम लोग छठा समीकरण मान लेंगे। चलिए छठा समीकरण मान लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब समीकरण पांचवा और छठा को जोड़ने पर, तो पांचवा यहाँ पर समीकरण दिया गया है, आप देख सकते हैं। पांचवा समीकरण यहाँ पर है x+y बराबर 5 दिया गया, और छठा समीकरण है x-y बराबर 1। इसको जोड़ने पर हम लोग विलोपन विधि से क्या निकलेगा, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, और x + x बराबर 2x, 5 और 1 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, 2 3 6, ये 3 बार में कट जाएगा। इस तरीके से x बराबर आ जाएगा 3, यहाँ पर 3 आ गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद x बराबर 3 समीकरण 5 में रखने पर, जब समीकरण 5 में रखेंगे तो समीकरण 5 दिया गया है x + y बराबर 5, इस तरीके से दिया गया है, x + y बराबर 5 दिया गया है। x की जगह पर 3 है और y की जगह पर यहाँ पर y है और बराबर 5, तो यहाँ पर 3 जब रखेंगे y बराबर यहाँ पर आ जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2। इस तरीके से हमारा आ जाएगा x और y का मान निकल जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। देखते हैं यहाँ पर अथवा में प्रश्न दिया गया है, तीसरा प्रश्न में ही अथवा दिया गया है कि
3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम के योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना क्या है कि जो वर्तमान आयु है उससे 3 वर्ष पहले उसका व्युत्क्रम कर देंगे और 5 वर्ष बाद का व्युत्क्रम करेंगे, उसका योग दिया गया है 1/3। अभी समझ में नहीं आया होगा? यहाँ पर देखिए मैंने कर दिया है इसको यहाँ पर। माना कि रहमान की वर्तमान आयु जो दी गई है, वो कितनी है? X है। उसके बाद 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी? X में से 3 को घटा देंगे, X-3 और इसका हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x-3 इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए 5 वर्ष पश्चात यहाँ पर कहा है, पश्चात यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी है? x+5 है। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x+5 हो जाएगा, यानी उल्टा करेंगे तो यहाँ पर 1/x+5 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या बोला है कि इन दोनों का योग यानी ये वाला और ये वाला का योग 1/3 है। तो मैंने योग यहाँ पर कर दिया 1/x-3 प्लस 1/x+5 का योग जो हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग हल करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x-3 और x+5 यहाँ पर गुणा में हो जाएगा। x-3 x माइनस कट जाएगा, बचेगा x+5 तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। x+5 से x+5 कट जाएगा तो बचेगा x-3 और यहाँ पर गुणा करेंगे तो x-3 हो जाएगा। अब देखिए x प्लस x हो जाएगा 2x, ठीक है? और यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर 3 देगा तो 2 हो जाएगा। चलिए पहले इसको हल कर दें। यहाँ पर 3 यहाँ पर गुणा हो जाएगा, इसमें 3 में इससे गुणा करेंगे और इसको इधर लाएँगे। यहाँ पर तिरिया गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर तिरिया गुणा कर दिया हमने। तो यहाँ पर 3 से गुणा हो जाएगा तो 3x+5 फिर उसके बाद 3 हो जाएगा इसमें गुणा 3x-3 उसके बाद यहाँ पर ये इधर जाएगा। इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो x² - 3x फिर उसके बाद 5x - 15 इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए इधर हो जाएगा 3x + 3 × 5 = 15 3x - 3 × 9 यहाँ पर हो गया। उसके बाद हम लोग इसको जोड़ेंगे 3 3 6x और यहाँ पर 15 में से 9 हो जाएगा 6 इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर x² - 3x + 5x तो -3x और 5x को जब हम लोग हल करेंगे तो प्लस में 2x आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, तो प्लस में 2x हो जाएगा -15। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया x² + 2x - 15 दिया गया, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x दिया गया, यहाँ पर 6x है, यहाँ पर 2x है, तो सबको एक साथ इधर लाएंगे। तो x² + 2x - 15 के साथ इधर लाएंगे। ये 6x जब बराबर के इस साइड आएगा तो बराबर की साइड आने के उपरांत यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो -6x हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पर +6 है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है? ये माइनस दिया गया है, ठीक? यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -6x है और ये +2x है। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो -4x आएगा, x² उधर जाएगा और ये -15 और -6 जब जोड़ेंगे इसको माइनस माइनस प्लस तो ये 21 हो जाएगा, माइनस में 21। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे तो 17 के 21 यानी 7 3 4 यानी 7 और 3 में इसको तोड़ देंगे, ठीक? 7 और 3 में जब तोड़ेंगे तो माइनस में 7x बाहर आएगा और माइनस माइनस प्लस प्लस 3x बाहर आएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लेकर के x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लिए तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर x से कॉमन लिए तो यहाँ पर 7 बचेगा, तो x - 7 हो गया। यहाँ पर देखिए 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 3 7 21 7 बचेगा। अब इन सब में x - 7 कॉमन है और x + 3 बच जाएगा। x - 7 लेंगे तो यहाँ पर x - 7 एक जगह और एक जगह यहाँ पर x + 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर x - 7 बराबर जो 0 होगा तो x बराबर 7 आ जाएगा और यहाँ पर x + 3 बराबर यहाँ पर 0 नहीं होगा, क्योंकि जो उम्र होती है वो माइनस में नेगेटिव में नहीं रहती है, इसीलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव में लेंगे। ये वाला x बराबर 7, इसलिए रहमान की जो वर्तमान आयु है वो 7 वर्ष है। इस तरीके से आपका यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, ठीक? तो यहाँ पर आपका 4 नंबर का ये भी हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 4 का। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पर देखेंगे और ये सॉरी ये 6 नंबर का था, ये 6 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, उसको पहले प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन की शिखर और तल का औनवन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न को कुछ इस तरीके से हम लोग समझ लेते हैं कि दिया गया है एक बहुमंजिल भवन दिया गया है, बहुमंजिल मतलब बहुत मंजिला यहाँ पर भवन दिया गया और एक भवन को देखा जा रहा है। कहाँ से देखा जा रहा है? तो शिखर से देखा जा रहा है, जिसका औनमन कोण दिया गया है 30 डिग्री दिया गया उसके सिरों का और इसका पाद का दिया गया है यहाँ पर 45 दिया गया है, ठीक?
तो अब हमें क्या करना है, इसका ये जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी, ये हमें निकालना है और इसका हाइट निकालना है। ठीक वही प्रश्न पूछा है यहाँ पर, आप लोग फिर से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, शिखर से जब ऊँचाई से देखते हैं 8 मीटर ऊँचे भवन के शिखर और तल को, तो अवनमन कोण इतना दिया है। अब हमें ऊँचाई और बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर चित्र बना दिया, उसके हेल्प से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने किया है कि दिया है, क्या दिया है? ए बी बराबर 8 मीटर, जो ए बी दिया गया, ये ऊंचा भवन का जो दिया गया है 8 मीटर। क्यू पी ए का मान यहाँ पर दिया गया एंगल का, यहाँ पर 45 डिग्री दिया गया, क्यू पी और नीचे ए, ठीक है, ये पूरा दिया गया है 45, और क्यू पी बी यानी क्यू पी बी का मान दिया गया यहाँ पर 33, सॉरी 30 दिया गया है, ठीक, 30 डिग्री हो गया। अब हमें ज्ञात करना है, उसे भी हम लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ पर ए सी बराबर, यहाँ पर क्या निकालना है, और यहाँ पर ई सी बराबर एच बराबर ये भी निकालना है। एसी मतलब ये बीच की दूरी, और एच मतलब ये हाइट, इसका जो बहुमंजिला भवन है उसका हाइट निकालना है। अब समकोण ट्रायंगल पीबीडी में देखेंगे, समकोण ट्रायंगल पीबीडी, पीबीडी कहाँ है, तो पीबीडी ये समकोण ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल जो है, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, या फिर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा वाला, ताकि हम लोग निकाल सकें। ये जब 45, ये जब 30 है, ये 45 है, तो इधर 45 होगा, ठीक। जब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। जब ये 30 हो जाएगा तो tan थीटा का मान होता है परपेंडिकुलर बटा में बेस, यानी लंब बटा में आधार। तो tan 30 का मान हो जाएगा PD बटा में BD। देखिए यहाँ पर tan 30 का मान हो जाएगा PD बटा में BD, ठीक। और जो ये जो एंगल हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा, मैंने बता दिया यहाँ पर अल्टरनेट एंगल से ये बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। tan 30 का मान होता है 1/√3, पी यहाँ पर पी डी दिया गया और बी डी दिया गया है, तो बी डी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और √3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी डी गुणे √3 हो जाएगा, और पी डी का मान आ जाएगा बी डी बटा में √3, ये हमारे यहाँ पर मान आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण ट्रायंगल पी ए सी से यहाँ पर देखेंगे, tan 45 का मान हो जाएगा पी सी बटा में ए सी। देखते हैं यहाँ पर पी ए सी कहाँ पर है, ये बड़ा वाला पी ए सी, तो tan 45 का मान हो जाएगा ये पूरा लंब और ये आधार, तो पी सी बटा में ए सी, तो पी सी बटा में ए सी यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर 45 का मान होता है tan 45 का मान 1, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 बराबर पी सी बटा में ए सी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ए सी बराबर पी सी हो जाएगा। अब यहाँ पर ए सी बराबर पी सी होगा तो पी सी को हम लोग तोड़ देंगे पी डी प्लस डी सी में, तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ पर दिया गया है पीसी को किस में तोड़ेंगे, पीडी प्लस डीसी में, यहाँ पर पीडी प्लस डीसी में तोड़ देंगे, दो भाग में यहाँ पर तोड़ सकते हैं, तो इसी के लिए हम यहाँ पर तोड़ दिए हैं। देखिए यहाँ पर पीडी प्लस डीसी तोड़ दिए, पीडी प्लस 8 हो गया, और एसी बराबर पीडी के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, बीडी बटा में √3। अब ये कहेंगे ये कहाँ से आया, पीडी बराबर बीडी बटा में √3, इसके जगह पर लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर समीकरण नहीं, यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है पीडी बराबर बीडी बटा में √3, यहाँ से हमने उसको लिख दिया है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने बीडी बटा में √3 लिख दिया प्लस 8। अब क्योंकि AC बराबर BD है, तो अब AC बराबर BD कहाँ से है, देखिए AC बराबर BD है, क्योंकि यहाँ पर लंब है ये डाला गया है, तो यहाँ पर AC बराबर BD श्योर होगा, ठीक है। तो AC बराबर BD है, तो BD बराबर AC की जगह पर BD लिख देंगे, और BD बटा में √3 दिया गया है, BD बटा में √3 प्लस 8। अब इसको हम लोग हल करेंगे, √3 में इधर गुणा करेंगे तो 8√3 हो जाएगा, और नीचे बटा में √3 और BD दिया गया है। अब ये क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई होगा BD √3, और इधर हो जाएगा BD प्लस 8√3। यहाँ देखिए BD √3 और ये BD, इन दोनों को एक साथ रखेंगे, तो जब इधर लाएंगे तो BD कॉमन हो जाएगा, √3 - 1 ये हो जाएगा, और उसके बाद 8√3 यहाँ पर रह जाएगा। अब BD को एक जगह रख देंगे इधर इस साइड में, और √3 को यहाँ पर गुणा में है तो इधर भागा में ले आएंगे, 8√3 √3 - 1 भागा में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रमेयीकरण कर देंगे, क्योंकि √3 - 1 नीचे नहीं रखेंगे, उसका प्रमेयीकरण करेंगे। प्रमेयीकरण जैसे ही करेंगे तो √3 + 1 बटा में √3 + 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 8√3 तो 8√3 ही रहेगा, यहाँ पर √3 + 1 भी वैसे ही रहेगा, लेकिन नीचे जो है वो a - b और a + b का फॉर्मूला लगेगा, a² - b² यानी रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो 3 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो 3 में से 1 जाएगा 2, और यहाँ पर 2 कट जाएगा, यहाँ पर 8 से यहाँ पर 2 कट जाएगा 4 बार में, सॉरी यहाँ पर 2 जो है 8 को कटा देगा 4 बार में,
यहाँ पर 4 बार में कट गया। यहाँ पर √3 जो है इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर BD बराबर 4, 3 प्लस √3 और यहाँ पर मीटर हो जाएगा। इस तरीके से BD का मान आ गया। चूँकि हम जान रहे हैं कि AC बराबर BD बराबर PC, ये तीनों क्या है, बराबर है। ऊपर हमने देखा AC बराबर BD और BD बराबर PC भी देखा, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सबका मान यही हो जाएगा। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी यही आएगी और दो भवनों की दूरी बीच की जो दूरी है वो 3 प्लस √3 मीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 100%। तो आपका यहाँ पर भी 6 नंबर दे दिए जाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग अथवा प्रश्न को देखते हैं। चौथा का अथवा प्रश्न, यहाँ पर अथवा जो दिया गया है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया, यानी भवन के जो ऊपर शिखर है छत पर, वहां पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी 6 नंबर यहाँ पर मिलेगा आपको करेंगे तो। √3 का यहाँ पर मान लेना है 1.732। चलिए उसको भी मैंने हल कर दिया है, आप लोग कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं आया तो यहाँ पर सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भवन दिया गया है, P जो दिया गया वो दूरी दिया गया है, यहाँ पर P जो दिया गया एक बिंदु है और भवन यहाँ पर AB है, ठीक। AB भवन दिया गया और इसके शिखर पर एक यहाँ पर फ्लैग यानी झंडा यहाँ पर दे दिया गया है और इसका यहाँ पर हाइट यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक, और ये दूरी भी पूछ रहा है। चलिए जो जो यहाँ पर पूछ रहा है, जो जो दिया है उसे देख लेते हैं। दिया है AB बराबर 10 मीटर, ये भवन की ऊंचाई जो दिया गया 10 मीटर और यहाँ पर एंगल APB बराबर 30 डिग्री दिया है। उन्नयन कोण क्या दिया गया है, APB ये 30 डिग्री दिया है और AP और झंडे का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री दिया गया, APD, ठीक। इस तरीके से दिया है। हमें ज्ञात करना है BD बराबर, यहाँ पर ज्ञात करना है BD मतलब यहाँ पर जो दिया गया BD ये वाला झंडे की ऊंचाई और PA यानी ये जो दूरी है बीच की दूरी, उसे हम लोग ज्ञात करना है। चलिए हम लोग याद करते हैं। समकोण ट्रायंगल PAB में, समकोण ट्रायंगल PAB ये समकोण ट्रायंगल है 90 डिग्री, ठीक। इसमें हम लोग क्या करेंगे, tan 30 का मान रखेंगे तो tan 30 डिग्री हो जाएगा AB बटा में PA, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा में बेस। ये आपको याद रखना है, लंब बटा में आधार। तो tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा AB बटा में PA। AB बटा में PA हो गया, tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। AB का मान 10 दिया गया है क्योंकि भवन की ऊंचाई क्या दिया है यहाँ पर 10, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर PA हो गया तो PA का मान हो जाएगा 10√3 मीटर। तो PA का मतलब क्या आ गया, ये वाला दूरी, बीच की जो दूरी आ गया, कितना आ गया 10√3 मीटर। अब हमें निकालना है इसको, तो अब क्या करना है 10 में इसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक, और उसके बाद फिर से निकालेंगे ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेकर के, ठीक। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, अर्थात P से भवन की दूरी 10√3 मीटर और इसको जब √3 का मान रखेंगे यहाँ पर तो 17.32 मीटर आ जाएगा गुणा करने पर। अब समकोण ट्रायंगल PAD लिखेंगे तो PAD मतलब बड़ा वाला, मैंने जैसे दिखाया था यहाँ पर ये वाला, ये पूरा का पूरा आ जाएगा ये नीचे में, ठीक है, ये पूरा आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे tan 45 डिग्री का मान हो जाएगा AD बटा में PA। यहाँ पर PA 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, ये आपको याद रखना है। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया है। तो PA बराबर AD हो गया। PA यहाँ पर AD को क्या किया मैंने, AD को दो भागों में तोड़ दिया, BD प्लस AB। BD है झंडा की ऊंचाई और AB जो है वो भवन की ऊंचाई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं AD को मैंने तोड़ा है झंडे की ऊंचाई और भवन की ऊंचाई में, यानी BD और BA में इसमें तोड़ दिया है। BA 10 दिया है, ठीक है। यहाँ पर BA क्या है, यहाँ पर AB क्या है, यहाँ पर 10 दिया है और PA का मान अभी अभी हम लोग निकाले हैं 10√3 और यहाँ पर BD दिया गया है। यहाँ पर 10√3, 10 को इधर लाएंगे, 10 का मान लेंगे, √3 - 1 बचेगा। यहाँ पर BD तो ध्वज का लंबाई जो हो जाएगा, ध्वज दंड की लंबाई 10 में 1.732 - 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 7.32 मीटर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्वज दंड की लंबाई जो हो जाएगी इतनी आ जाएगी, ध्वज दंड की लंबाई आ गई और यहाँ पर बीच की दूरी भी आ गई 17.32 मीटर। इस तरीके से आपको यहाँ पर भी आंसर मिल जाएगा, यहाँ पर 6 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखने वाले हैं और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक वीडियो आपसे नोटिफिकेशन जो है आपसे मिस ना हो सके और इसी तरीके के नए नए वीडियोस आप लोग देखते रहें।
पाँचवा यहाँ पर दिया गया है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार का है, मतलब इस तरीके से उल्टे में है, ठीक है? इस तरीके से उल्टा बर्तन है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक? उसके बाद इसके ऊपरी जो है, जो खुला हुआ है, सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। जो त्रिज्या यहाँ पर दी गई है, ये 5 सेंटीमीटर दी गई है। यह ऊपर के पानी से भरा हुआ है, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, पानी से एकदम पूरा भरा हुआ है, लबालब, ठीक है? यहाँ पर भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनके प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला, ठीक है, त्रिज्या वाला क्या है, गोला है, शीशे की कुछ गोलियां बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, शीशे की कुछ गोलियां हैं, छोटा छोटा एकदम दिया गया है, जिसका 0 क्या है, 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया गया है, ठीक। उसके बाद त्रिज्या दिया गया है, डाली जाती है, उसके अंदर डाली जाती है, जो बर्तन दिया गया है इसमें, इसमें डाली जाती है। यहाँ पर छोटा छोटा करके डाला गया है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से डाला गया है। अब देखते हैं यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। अब जब ज़ाहिर-सी बात है, जब उसमें डालेंगे, पानी पूरा तरह से भरा हुआ है, ऊपर से कुछ भी डालेंगे, तो बाहर तो निकलेगा जो भी भाग हो, ये चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियाँ, गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर गोलियों की संख्या ज्ञात करना है, जो बर्तन में डाल दी गई हैं। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो जैसे-जैसे यहाँ पर बोला है, मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर, यहाँ पर पूरा हल दिया है मैंने। तो इस तरीके से हल में मैंने बताया है, ये ये बर्तन हो गया शंक्वाकार का, उल्टा शंक्वाकार का। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ये हाइट दिया गया 8 सेंटीमीटर। इसमें कुछ छोटे-छोटे शीशे की गोलियाँ भरी गई हैं, और ये जब भरी गई तो पानी कुछ बाहर निकल गया, ठीक है? कुछ पानी यहाँ पर क्या हुआ, बाहर निकल गया। अब हमें क्या करना है, जैसे-जैसे दिया गया वैसे-वैसे पहले लिख लेते हैं। शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया गया है। अब शंक्वाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, होगा कि नहीं? क्योंकि पानी का आयतन नहीं, यहाँ पर शंक्वाकार बर्तन का आयतन है, और उसी आयतन में जितना पानी भरा रहेगा वही तो आयतन होगा। तो चलिए 1/3 पाई r स्क्वायर एच हो गया। तो 1/3 पाई r का मान यहाँ पर 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर गुणे 8, तो 50 25, 25/200, 200/3 पाई हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा इधर आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, 6 नंबर पाना है, तो एकदम स्टेप बाय स्टेप तुम्हें करना होगा। यहाँ पर शीशे की गोलियां डालने से 1/4 भाग पानी बाहर निकल आता है। अतः शीशे की गोलियों द्वारा बाहर निकले पानी का आयतन, यानी जब भी डालते हैं, पानी डालते हैं, तो शीशे का जो बाहर द्वारा पानी निकलता है बाहर, वो बराबर किससे है, 1/4 शंक्वाकार बर्तन में भरे पानी के आयतन के। जैसे प्रश्न में बोला है कि 1/4 भाग बाहर निकलता है, तो शंक्वाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन का 1/4 कर देंगे, तो वो शीशे की गोलियों द्वारा बाहर निकले पानी का आयतन हो जाएगा। तो 1/4 गुणे 200 पाई बटा में 3, इसको कटाएंगे तो 50 पाई बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर शीशे के एक गोली का आयतन निकालेंगे, तो शीशा कैसा होता है, यहाँ पर देख सकते हैं स्फेयर टाइप का, ठीक है, यहाँ पर गोला टाइप का होता है। तो 4/3 पाई r1 क्यूब हो जाएगा। r1 मान लिया हमने, यहाँ पर r1 क्या मान लिया इसको, r1, और r1 जो दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर दिया गया है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि शीशे की गोली का जो रेडियस है, त्रिज्या है 0.5 है। यहाँ पर 0.5 मैंने लिख दिया, और इसका क्यूब हो गया, और 4/3 पाई 0.5 का होल क्यूब, और इसको जब करेंगे तो 50 25 25 125 0.125, ठीक। उसको जब इसको हम लोग हल करेंगे, जब गुणा करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। 0.5/3 पाई, और 0.5 को 1/2 भी लिख देंगे, ठीक है। 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो 1/2 लिख देते। 1/2 का मतलब 2 से गुणा हो जाएगा 3 में, 2 3 6, 5/6 सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करना है, शीशे की गोलियां की संख्या निकालना है। शीशे की गोलियां कितनी उसमें डाली गई हैं, संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। शीशे की एक गोली का आयतन निकल गया, ठीक। और शीशे के द्वारा यहाँ पर पानी के जो द्वारा बाहर निकला गया आयतन है। अब क्या करेंगे, अब नंबर हमें निकालने के लिए इसमें इससे भाग दे देंगे, ठीक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शीशे की गोलियों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर अब शीशे की गोली की संख्या निकालेंगे, तो शीशे की गोलियों, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शीशे की गोलियों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर शीशे की गोलियों की संख्या बराबर हो जाएगी शीशे की गोलियों द्वारा बाहर निकला पानी का आयतन बटा में एक गोली का आयतन। यानी जब शीशे की गोलियों की संख्या निकालना होता है, तो जो पानी टोटल निकला है बाहर ना, उसका आयतन बटा में एक गोली का आयतन अगर कर देंगे, तो संख्या निकल जाएगा शीशे की गोली जो बीकर में डाला गया, यानी जो बर्तन में डाला गया है, उसकी संख्या निकल जाएगी।
तो यहाँ पर देखिए शीशे के गोलियों द्वारा बाहर निकला पानी का कुल आयतन 50/3 पाई है। अभी पीछे ही मैंने निकाला है। और यहाँ पर देखिए एक गोली का आयतन पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब है। तो मैंने इसके पहले निकाला है। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। पाई/6 है तो ये दोनों ऊपर जाएँगे तो गुणा में हो जाएँगे। 5 50 पाई/3 उल्टा हो जाएँगे तो यहाँ पर 6/पाई गुणा में हो जाएगा। ये कटाएगा 3 दूनी का 6, ये 3 2 से कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 50 दूनी का 100। नंबर ऑफ जो शीशा की गोली हो जाएगी वो नंबर से आ जाएगी 100 हो जाएगी। तो बर्तन में डाली गई जो गोलियों की संख्या है वो 100 है, जिन्होंने 1/4 पानी बाहर निकाल दिया था बर्तन से। 100 गोलियाँ डाली गई थी और यही हमें निकालना है था। यही हमारा आंसर हो जाएगा और यही हमारा 6 नंबर दिला देगा। इसके बाद हम लोग अथवा वाले प्रश्न को देखेंगे। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। जैसे-जैसे बोला है मैंने वहाँ पर बना दिया। पहले यहाँ पर भी देख सकते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन का आकार का गर्दन। गोलाकार कांच का बर्तन और बेलनकार आकार का गर्दन, ठीक है? ये हो गया। जिसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है। ये कितने हैं? 8 सेंटीमीटर है लंबाई गर्दन की और व्यास कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, ठीक? व्यास मतलब पूरा डायमीटर। अब देखिए, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, ये पूरा 8.5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन कितना है? 345। इस पूरे बर्तन का आयतन कितना है? 345 पूरे बर्तन का आयतन दिया है, ये बच्चे ने बताया है। ठीक है? अब हमें क्या करना है? जाँच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। अगर जाँच करने के लिए कह रहा है इसका मतलब कि हम लोग आयतन निकालेंगे अपने तरीके से। यहाँ पर 345 दिया है लेकिन ये जाँच करना है कि ये सही है कि नहीं। चलिए और यहाँ पर पाई का मान 3.14 दिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया है, उसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अथवा में प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर गोला बर्तन दिया गया है और ये जो बेलनाकार जो यहाँ पर दिया गया है गर्दन, उसका 8 सेंटीमीटर ऊँचाई है, 2 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है। तो व्यास जब 2 सेंटीमीटर दिया गया है तो आर कितना होगा? 1 होगा। और यहाँ पर 8.5 व्यास दिया गया है गोलाकार बर्तन का, काँच का बर्तन का। तो यहाँ पर देखिए जैसे-जैसे दिया गया वैसे-वैसे लिख लिए हैं। दिया है गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या जो निकलेगा बड़ा आर लिख दिया हमने। आर बराबर हो जाएगा 8.5 बटा में 2 सेंटीमीटर। बेलनाकार गर्दन की ऊँचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक। डी व्यास दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा स्मॉल आर बराबर 1 सेंटीमीटर। अब इनमें भरे जाने वाले पानी का आयतन जो पानी भरा जाएगा तो इसका आयतन प्लस इसका आयतन पूरे का आयतन हो जाएगा। यही है, इनमें भरे जाने वाले पानी का आयतन गोले का आयतन होगा और बेलन का आयतन होगा। गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और यहाँ पर बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर जब हल करेंगे इसको तो सबसे पहले पाई को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। पाई दोनों में कॉमन है तो पाई को बाहर निकाल दिया और सबको ब्रैकेट में रख दिया। 4/3 को ब्रैकेट में रख दिया। आर का मान दिया है 8.5/2। आर क्यों 8.5 रखेंगे? क्योंकि ये जो है ये कांच ये जो गोला दिया गया इसका यहाँ पर आर है 8.5/2 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख देंगे 8.5/2 सेंटीमीटर गुणे 8.5 गुणे 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर दिया वैसे ही लिख देंगे 3 बार, क्योंकि 3 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई है। और यहाँ पर देखिए पाई पाई तो हमने कॉमन ले लिया। आर का यहाँ पर मान 1 है और एच भी यहाँ पर 8 दिया है, तो 1 और 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि स्क्वायर कहा है और 8 दिया गया है। जब इसको गुणा करेंगे तो ये टोटल 8 हो जाएगा और इसको गुणा करने पर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आंसर आया, यहाँ पर आंसर आया है 3.14। जब गुणा करेंगे तो इस तरीके से आपका आ जाएगा और यहाँ पर 3 दूनी के 6 और 6 8 48, 48 इधर हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे ये आंसर आ जाएगा और यहाँ पर 6 और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिहाई 6 और ये कट के 1.57 आ जाएगा और यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। गुणा और भाग करने पर आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बच्चे के द्वारा जो बर्तन का आयतन है 345 सेंटीमीटर क्यूब था और हमारा आया है 346.51 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि बच्चे द्वारा ज्ञात माप सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया है। और इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन से छोड़ा था, क्वेश्चन से रिलेटेड, उसे मैं करा देता हूँ, उसके बाद ये एंड हो जाएगा। यहाँ पर हमने छोड़ा था जो प्रश्न संख्या दूसरा का ग, जो कि 4 नंबर का दिया गया है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सम केंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। यहाँ पर स्पर्श रेखा की रचना करना है और उसकी लंबाई माप कर लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे प्रश्न बोला था यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त जिस पर एक बिंदु P है, ठीक है। रचना हमें क्या करनी है? तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। रचना विधि क्या है पहले उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर
केंद्र यहाँ पर पहले देख लेते हैं, यहाँ पर 1 नंबर यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। 1 नंबर में यहाँ पर दा करके कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के यहाँ पर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है? त्रिज्या लेकर के पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने रचना विधि लिख दिया है। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर केंद्र O वाला एक वृत्त खींचा। तो चलिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के केंद्र O वाला एक वृत्त खींचते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 4 सेंटीमीटर वाला ले लेते हैं। यहाँ पर ये स्केल रहा और यहाँ पर हमने 4 सेंटीमीटर पूरा बराबर कर लिया। देखिए यहाँ पर 4 सेंटीमीटर के यहाँ पर मैंने ले लिया है और अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक वृत्त खींचेंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के। चलिए एक यहाँ पर इस तरीके से कर लेते हैं और यहाँ पर खींच लेते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर केंद्र O वाला एक वृत्त खींच दिया, ठीक है? यहाँ पर केंद्र O यहाँ पर वाला एक वृत्त खींच लिया। यहाँ पर हमने माना है 4 सेंटीमीटर लेकर के और इस तरीके से हमने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में देखिए केंद्र O से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्रीय वृत्त खींचा और इस पर एक बिंदु P ले लिया, ठीक है? अब हमें क्या करना है, केंद्र O से बनाना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाना है। तो चलिए केंद्र O ही से बनाना है लेकिन 6 सेंटीमीटर का लेकर के बनाना है। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर पहले माप लेते हैं, ठीक है? 6 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या यहाँ पर इस तरीके से मान लेते हैं, ये रहा, ठीक? अब हम इसको बनाते हैं, केंद्र O से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने O को सेंटर मान करके, O को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त खींच लिया है, ठीक है? सकेंद्रीय वृत्त खींच लिया है। अब यहाँ पर P बिंदु मान लिया हमने। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा यहाँ पर रचना दिया गया है कि रेखाखंड OP खींचा और इसका लंब समद्विभाजक खींचा जो OP को बिंदु M पर काटता है। तो OP खींचा हमने, यहाँ पर OP खींच लेते हैं। चलिए OP को यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से सीधे हम लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे, ठीक है? इस तरीके से मिला लेंगे। अब हमें क्या करना है, समद्विभाजक इसका करना है, इसका समद्विभाजक, ये दोनों लाइन है, इसका समद्विभाजक करना है। तो समद्विभाजक करने के लिए इसका क्या करते हैं, इसका आधा पहले आधा से अधिक ले लेंगे। देखिए यहाँ पर आधा होगा और इससे थोड़ा अधिक ले लेंगे और थोड़ा सा और अधिक ले लेते हैं और इसका लेकर के हम लोग काटते हैं, समद्विभाजक हो जाएगा, नीचे भी ऊपर भी। चलिए इस तरह कर लिया हमने और इसको इस तरीके से करके फिर काट लेते हैं, यहाँ पर रख करके ये रहा और ये यहाँ पर कट गया। थोड़ा सा और इसको बढ़ा लेते हैं, इस तरीके से हमने बढ़ा लिया और इसको हम लोग स्केल से मिला लेंगे, ठीक है? स्केल से हम लोग मिला लेंगे, ये हमने स्केल से मिला लिया, इतना हम लोगों ने स्केल से मिला लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए OP को बिंदु M पर काटता है। तो OP को जो काटा है यहाँ पर बिंदु M पर काटता है। देखिए समद्विभाजक यहाँ पे क्या करता है, लंब समद्विभाजक, ये M पर काट रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं चौथा में बोला गया है कि केंद्र M से OP व्यास का एक वृत्त खींचा जो केंद्र O को 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को T1 और T2 पर काटता है, ठीक है? M से OP व्यास का एक वृत्त खींचना है। OP व्यास का एक वृत्त खींचना, व्यास का खींचेंगे तो यानी इसको M को मान लेंगे, यहाँ पर रेडियस मान लेंगे, OM क्या मान लेंगे, रेडियस मान लेंगे, क्योंकि ये बिंदु है केंद्र बिंदु, ठीक है? तो यहाँ पर हमने सेंटर M मान करके इसका एक वृत्त खींच लिया है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेंटर यहाँ पर कट कर रहा है इसको हम लोग T1 और T2 मान लेंगे, ये हो जाएगा T1 और ये हो जाएगा T2 और अब हम लोग इसको PT1 और PT2 को क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है? ये स्पर्श रेखा होगी और उसी को हम लोग यहाँ पर रचना में लिख देंगे। तो यहाँ पर PT1 और PT2, यहाँ पर रेखाखंड PT1 तथा PT2 को खींचा और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको माप करेंगे। PT1 तथा PT2 क्या है, स्पर्श रेखा है। तो चलिए इसको मापते हैं और इसको मापने पर आप लोग देख सकते हैं करीब करीब 4.5 सेंटीमीटर आ रहा है। यहाँ पर माप सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पर भी मापेंगे, यहाँ पर भी आपको 4.5 सेंटीमीटर दिख रहा होगा। तो ये टोटल मापने पर कितना आ गया, 4.5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जितना भी मैंने बताया है, प्रश्न बताया है, इसका पूरा हल बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, धन्यवाद।